Hello friends, welcome back to Edusion where I seek education with great vision. In today's lecture, we are going to learn about East-2 hybrid system. So without making any further ado, let us get into today's lecture. So, हम ये समझते हैं अब कि East-2 hybrid system क्या है. East-2 hybrid system basically इन्वॉल्व करता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंटरैक्शन. प्रोटीन इंटरैक्शन क्या होती है? प्रोटीन इंटरैक्शन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, बाइंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं टू कंटिन्यू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, टू कंटिन्यू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी, उसको हम प्रोटीन इंटरैक्शन बोलते हैं. तो ये जो East-2 हाइब्रिड सिस्टम है ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मेथड है हमारा, या फिर एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है हमारा, ये जानने के लिए कि कोई दो प्रोटीन्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑलराइट, अब प्रोटीन इंटरैक्शन को हम और क्या बोलते हैं? प्रोटीन इंटरैक्शन को हम प्रोटीन इंटरैक्टोम या फिर इंटरैक्शन ट्रैप भी बोलते हैं. आई होप अभी तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इसके अलावा हमें प्रोटीन इंटरैक्शन की क्यों ज़रूरत है? क्या ऐसी इंपॉर्टेंस पड़ी कि प्रोटीन इंटरैक्शन हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो अगर हमें कोई भी बायोलॉजिकल या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी की समझनी है, क्योंकि वो प्रोटीन इंटरैक्शन के थ्रू कंडक्ट कराई जा रही है हमारी बॉडी में, तो हमें प्रोटीन इंटरैक्शन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. इसलिए प्रोटीन इंटरैक्शन की स्टडी हम East-2 हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू करते हैं. इसके अलावा और क्या रीज़न है? जैसे सपोज करिए कोई डिजीज़ हुई किसी इंसान को ड्यू टू नॉन इंटरैक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स या फिर ड्यू टू रॉन्ग इंटरैक्शन ऑफ सम प्रोटीन्स, तो हम ये जानने के लिए भी East-2 हाइब्रिड सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं कि वो डिज़ीज़ क्यों हो रही है, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हमें कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है अबाउट प्रोटीन इंटरैक्शन, PPI स्टैंड्स फॉर प्रोटीन इंटरैक्शन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ेगी. डेटाबेसेस जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डेटाबेसेस के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे DIP डेटाबेस ऑफ इंटरैक्टिंग प्रोटीन, DIRP डेटाबेस ऑफ लिगेंड एंड रिसेप्टर प्रोटीन, BIND बाइंड दैट इज़ बायोमोलिक्यूल इंटरैक्टिंग नेटवर्क डेटाबेस एंड एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जहाँ से हमें सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन गेन होती है. अब जब हम प्रोटीन इंटरैक्शन करते हैं तो उसको करने के लिए, मतलब उसके सिस्टम को समझने के लिए, वो कैसे वर्क कर रहा है, प्रोटीन इंटरैक्शन कैसे हो रही है, उसको समझने के लिए हम दो मेथड अप्लाई करते हैं. एक होता है फेज डिस्प्ले सिस्टम और एक होता है East-2 हाइब्रिड सिस्टम. जो हमारा फेज डिस्प्ले सिस्टम है ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बट आज हमारा मेन फोकस है East-2 हाइब्रिड सिस्टम पे. तो ये जो Y2H लिखा है, इट इज़ East-2 हाइब्रिड सिस्टम. हम इसके बारे में समझते हैं. अब East-2 हाइब्रिड सिस्टम का प्रिंसिपल देख लेते हैं कि व्हाट डज इट प्रिंसिपल सेज. सबसे पहले तो जो East-2 हाइब्रिड सिस्टम था वो डिस्कवर या फिर इसके बारे में जो हमें बताया गया था, इट वाज गिवन बाय फील्ड्स एंड सॉन्ग इन 1989 में हम लोगों को East-2 हाइब्रिड सिस्टम के बारे में पता चला था. इसके अलावा इसका प्रिंसिपल क्या है? East-2 हाइब्रिड सिस्टम is based on the reconstitution of a functional transcription factor when two protein interact. East-2 hybrid system किस पर बेस्ड है? जब रिकन्स्ट्रक्शन होती है ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जिस पे दो प्रोटीन इंटरैक्शन बेस्ड होती हैं. तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन करी है दैट मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन. यूकैरियोट्स मीन्स जो प्रिमिटिव नहीं है, प्रोकैरियोट्स नहीं है, वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो हमारा जो प्रोटीन है इट इज़ डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंट डोमेन्स. हमारे प्रोटीन के पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंडिपेंडेंट डोमेन्स प्रेजेंट हैं. जैसे कि यहाँ सपोज करते हैं ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पास 5 डोमेन्स हैं. हर एक डोमेन का मतलब एक तरीके से लॉक एंड की मॉडल है. जैसे एंजाइम के पास लॉक एंड की मॉडल होता है, सेम वे प्रोटीन के पास भी एक डोमेन होती है जिस पर आकर दूसरा प्रोटीन बाइंड करता है. ओके, तो जो हर एक डोमेन प्रेजेंट है यूकैरियोटिक प्रोटीन में, वो डिफरेंट प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. प्रोटीन सेम है बट डोमेन्स आर डिफरेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई वन प्रोटीन कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है.
अब जैसे कि प्रिंसिपल में मेंशन किया गया था कि जो हमारी प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ही हम एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है उसके पास दो डोमेन्स होती हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसे हम डीबीडी बोलते हैं, जो कि बाइंड करती है प्रमोटर रीजन ऑफ द डीएनए के साथ, एंड एक्टिवेशन डोमेन जिसे हम एडीबी बोलते हैं एज एन एब्रिविएशन, जो कि बाइंड करती है डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ। तो मतलब कि जो हमारा डीबीडी है वो एडी के साथ बाइंड करता है, और जब तक डीबीडी बाइंड नहीं होगा एडी बाइंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग डोमेन डीबीडी के पास प्रेजेंट है। तो जब एडी बाइंड करता है डीबीडी के साथ तो डीबीडी को प्रमोटर रीजन पे बाइंड होना चाहिए, तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगी। अब जैसे कि हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रमोटर रीजन है उस पर आकर डीबीडी ने बाइंड किया है। जो ब्लू वाला सर्कल है ये डीबीडी है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये कहाँ बाइंड हो रही थी? प्रमोटर रीजन पे, और इसके पास क्या डोमेन है? एक्टिवेशन डोमेन के लिए एक डोमेन प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर जब डीबीडी बाइंड हो जाता है इसके बाद आता है एक्टिवेशन डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड हो जाता है। एक्टिवेशन डोमेन का क्या काम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रिक्रूट कराना। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज 2 को ये रिक्रूट कराता है और उसको कहता है कि आइए आकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू करिए। तो यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन पहले प्रमोटर साइट पर जाकर बाइंड करती है, उसके बाद हमारी एक्टिवेशन डोमेन आकर डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड करती है, और जैसे ही ये दोनों बाइंड हो जाते हैं हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने लगती है। अब हमें अगर इसके आगे ये समझना है कि सपोज करो एक्स एंड वाई प्रोटीन है, दो प्रोटीन्स हैं एक्स एंड वाई प्रोटीन। हमें जानना है क्या ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू नो वेदर एक्स एंड वाई प्रोटीन आर इंटरैक्टिंग। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो लोकेट करती है प्रमोटर को और उसके साथ जाकर बाइंड हो जाती है, और वही जो एक्टिवेशन डोमेन होती है वो क्या करती है? डीबीडी के साथ बाइंड करती है और उसके बाद एक्टिवेट कराती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 को, ताकि वो जाकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। तो अगर हमें पता है कि एक्टिवेशन डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो अगर वो अलग अलग एज अ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स एज इंडिपेंडेंट पॉलीपेप्टाइड्स एक्सप्रेस किए जाएं तो जो हमारा फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। द फंक्शन विल नॉट बी एक्सप्रेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो वहाँ जब हम बात कर रहे थे कि अगर हमें जानना है कि प्रोटीन एक्स एंड वाई एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें जानना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में हमारा एक्टिवेशन डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपने प्रोटीन एक्स और प्रोटीन वाई को रेस्पेक्टिवली डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन के साथ बाइंड करा दें और उसको एक्सप्रेस कराए इनटू अ ईस्ट, तो हम लोग जान सकते हैं कि एक्स और वाई इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब एक्स बाइंड करेगा तो जाकर डीबीडी बाइंड होगा प्रमोटर साइड से, और जब डीबीडी बाइंड होगा तो एक्टिवेशन डोमेन आकर बाइंड होगा और उसके साथ साथ वाई प्रोटीन भी बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो होगी ही होगी, साथ में एक्स और वाई प्रोटीन मिलकर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका भी एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो इसी की हेल्प से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से हम एक्स और वाई प्रोटीन के इंटरैक्शन को जान पाते हैं। तो अब इस इंटरैक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है हम वो देख लेते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम cDNA लेते हैं और हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पहला जैसे हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स है, हमने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स दिया cDNA के साथ, उसको एक वेक्टर के साथ क्लोन करा दिया। वेक्टर हम किस लिए करते हैं? क्लोनिंग कराने के लिए, जिसकी डीएनए की सीक्वेंस हमें पता होती है। ठीक है, तो cDNA और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने बेट वेक्टर में डाल दिया। ठीक है, जो कि क्या बनाएंगे? डीएनए बाइंडिंग डोमेन के साथ हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स बाइंड कर देगा और वो बेट वेक्टर के अंदर होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इस बेट वेक्टर को उठाकर ईस्ट के न्यूक्लियस में डाल देते हैं, जो कि जाकर क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है तो हमें पता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोमोटर रीजन के साथ जाकर बाइंड कर जाएगी। तो ये क्या करता है? प्रोटीन एक्स के साथ मिलकर हमारा डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाता है।
उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, फिर से हम लोग CDN ले लेते हैं। हमारा जिसके साथ हमें इंटरेक्शन चेक करनी है प्रोटीन की, तो P और I इज प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने जैसे X लिया, X के साथ हमें लगता है Y इंटरेक्ट कर सकता है, तो हमने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट Y लिया है नेक्स्ट। एंड देन इसको भी हमने क्लोन कराया इन अ नेक्स्ट वेक्टर, जिसे हम प्रे वेक्टर बोल रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, इसके साथ जब वेक्टर में अंदर चला जाता है CDNA के साथ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, तो एक्टिवेशन डोमेन के साथ प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट Y बाइंड हो जाता है इन द प्रे वेक्टर। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम होता है, हम प्रे वेक्टर को सेम न्यूक्लियस ऑफ द ईस्ट में डाल देते हैं जिस ईस्ट में हमने बेट वेक्टर डाला था। तो बेट वेक्टर प्लस प्रे वेक्टर फॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये X और Y दोनों के दोनों प्रोटीन किससे जुड़े हैं, हमारे एक्टिवेशन डोमेन और DNA बाइंडिंग डोमेन, जो कि क्या करा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करा रहे हैं। तो हम इस पूरी प्रोसीजर को इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। हमें पता है जैसे ही हमने बेट वेक्टर के अंदर अपना प्रोटीन X डाला विद CDNA, तो हमारा प्रोटीन X DBD DNA बाइंडिंग डोमेन के साथ जाकर बाइंड कर गया है इन बेट वेक्टर, और हमने बेट वेक्टर को उठाकर ईस्ट के न्यूक्लियस में डाल दिया था। सेम हमने Y प्रोटीन के साथ करा, Y प्रोटीन एक्टिवेशन डोमेन के साथ बाइंड करा और उसको हमने प्रे वेक्टर में डाला था, और प्रे वेक्टर भी हमने उस सेम ही जिसमें हमने बेट डाला था उसी में ही प्रे वेक्टर को भी डाल दिया। अब जैसे ही डाल दिया, अगर X और Y इंटरैक्ट करते होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, अगर X और Y इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो ना ही तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ना ही हमें ये पता चलेगा कि कोई फैक्टर इंक्लूड हुआ है, कोई इंटरैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इंटरैक्शन तभी होगी X और Y के अंदर जब ये दोनों बाइंड करेंगे, ये दोनों बाइंड नहीं करेंगे तो ये दोनों भी बाइंड नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है। तो क्या करता है, DBD के साथ X प्रोटीन बाइंडेड है तो X प्रोटीन आता है या DBD बाइंड हो गया साथ में प्रमोटर के साथ, और उसके बाद एक्टिवेशन डोमेन अपना डोमेन देखता है, यहाँ आकर बाइंड करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली X और Y प्रोटीन भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। और जैसे ही एक्टिवेशन डोमेन और DNA बाइंडिंग डोमेन इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ X और Y प्रोटीन भी इंटरैक्ट करके कोई ना कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब रिसेप्टर का क्या काम है यहाँ पर, रिसेप्टर का काम यही होता है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होगी, जो भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होती है, रिसेप्टर उसको रिसीव करता है और हमें एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है कि हाँ ये प्रोसेस हो रही है। अगर हम एग्जांपल के लिए समझना चाहें तो अगर हमने एक अगार प्लेट पर हिस्टिडीन लिया है और हिस्टिडीन में हमने अपने ईस्ट को ग्रो कराया, तो वही ईस्ट ग्रो करेगा जिसमें X और Y प्रोटीन ने इंटरैक्ट किया होगा। अगर नहीं इंटरैक्ट किया होगा वो सारे ही ईस्ट मर जाएंगे, और ये एज ए इंडिकेटर, रिसेप्टर हमारा एज ए इंडिकेटर वर्क करता है इन ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। और यही है पूरा का पूरा ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम।